जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे एकदम फ्री में कंपटीशन की तैयारी के लिए कक्षाएं चलती हैं और फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है। पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, मूल मात्रक और मूल राशियाँ आपने सीख ली हैं। आइए उसके आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम को समझना है तो पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कि बेसिक चीज़ों में वेग क्या है, चाल क्या है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशि क्या होती है। इन चीज़ों को समझने के बाद हम वेग को अच्छे से समझ पाएंगे। पहले हम समझते हैं अदिश राशि को। अदिश राशि सिंपल सी बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम आपसे ये कहें कि हमें 3 किलोमीटर दौड़ना है, 3 किलोमीटर दौड़ना है, तो हम 3 किलोमीटर गोल गोल भी दौड़ सकते हैं। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से गोल घूम के 3 किलोमीटर आ गए, इधर से गए, इधर चले गए, फिर इधर चले गए, ये 3 किलोमीटर है। हम उसी रास्ते को बार बार दोहरा के 3 किलोमीटर पूरा कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है कि हमें किस दिशा में दौड़ना है। हमें सिर्फ ये कहा गया है कि आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है। उसने कहा कि 5 किलोग्राम भार उठाओ, तो उठाना है सर, तो ऊपर की ओर उठाना है। इसमें एक दिशा का आभास हो रहा है हमको कि वो ऊपर की तरफ उठाना है। हमने कहा पूर्व की तरफ चले जाओ, तो इसका मतलब एक दिशा मिल गई है। कुल मिला के अगर सीधी सी बात करें तो ये होती है कि जिन भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती। जैसे 3 लीटर दूध, 5 लीटर पेट्रोल, चाल, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए आपको किसी दिशा की ज़रूरत पड़ेगी क्या? हमने कहा 3 लीटर दूध। अब 3 लीटर दूध की किस दिशा में है? क्या दिशा का आभास हो रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। हमने कहा 5 किलोमीटर दौड़ के आओ। दूरी, मात्रक, किसी चीज़ की मात्रा है, किसी की दूरी है, चाल हो गई, इत्यादि। कुल मिला के जिन चीज़ों को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं अदिश राशियाँ। दूसरी है सदिश। इसको डिवाइड करिए तो स प्लस दिश, दिशा सहित। इसमें क्या आ रहा है? दिशा सहित। तो क्या कह सकते हैं? लेकिन जिन लोगों को ये शक है कि सर अदिश और सदिश में क्या डिफरेंस है, वो लिखेंगे केवल दिशा का। सदिश में राशियों को दर्शाने के लिए, जिन राशियों को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं? सदिश कहलाती हैं। ध्यान से समझ लीजिए कि सदिश को हमने देखा तो स प्लस दिश यानी कि दिशा सहित है। जिन भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए दिशा की ज़रूरत होती है, जैसे हमने कहा 3 किलोमीटर पूर्व की ओर दौड़ के आओ, किसी भी पिंड को, बोरी को ऊपर उठाओ। बोरी में क्या है बेटा? वेट है, भार। वो नीचे की तरफ दबाव लगा रही है, हम उसको ऊपर उठा रहे हैं बल लगाकर। तो बल हम किसी न किसी निश्चित दिशा में लगा रहे हैं। बोरी को उठाने के लिए, भार को उठाने के लिए ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं। हमने कहा कि हमने कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो 2 कंडीशंस हो सकती है। ये जो दूरी है, सपोज करो कि हमको यहाँ पे जाना था, ए से बी तक जाना था। हमने यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चले, फिर 3 किलोमीटर चले और 2 किलोमीटर चले। बचपन में हम लोगों ने देखा था
कि जो पूरी दूरी कितनी हो गई, 2 3 5 3 8 2 10 किलोमीटर। हमने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। दूरी कितनी तय की भाई? दूरी है 10 किलोमीटर। लेकिन अगर बचपन में आपसे ये कहा जाता कि यहाँ से यहाँ तक की एग्जैक्ट दूरी कितनी है, तो हम लोग कहते थे तिरपटी चले जाएंगे। तिरपटी मतलब सीधे सीधे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है वाला कंडीशन है। तो जो तिरछी लंबाई होती है, तिर्यक दूरी, इसको बेटा विस्थापन कहते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि हम किसी न किसी दिशा में तिरपट जाएंगे। तिरछी दूरी जो होगी, हम किसी न किसी दिशा में जाएंगे। जैसे कि यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ जाना था, हमने यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी तय की, यहाँ पे 3 किलोमीटर की। टोटली हमने दूरी कितनी तय की भैया? दूरी तय की है 5 किलोमीटर। लेकिन क्या अगर हम ऐसे एक निश्चित दिशा में जाते तो क्या 5 किलोमीटर की दूरी क्या तय करनी पड़ती? नहीं, थोड़ी सी कम दूरी तय करनी पड़ती। तो वो विस्थापन हो जाएगा। जो तिरपट दूरी है, यही हमारा विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। जबकि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्टेंस। इतनी बात समझ में आ गई? आइए समझते हैं कि वेग क्या होता है और चाल क्या होती है। इसको मिटा दिया जाए। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि विस्थापन को दर्शाने के लिए हमको दिशा की जरूरत पड़ी। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन है सदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है? अदिश राशि है। इसी तरह से चाल और वेग। चाल क्या आ जाएगी बेटा? चाल आ जाएगी अदिश राशि। क्या हो जाएगी? अदिश। जबकि वेग क्या हो जाएगा? सदिश। अब वेग है क्या? वेग है क्या? वेलोसिटी। किसी निश्चित दिशा में 1 सेकंड में चली गई दूरी, या तो यूं कहें, किसी निश्चित दिशा में 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। चाल क्या कहलाएगी? बस इसमें से दिशा गायब कर दीजिए आप। 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है। स्पीड कहलाती है। जबकि 1 सेकंड में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा? सर दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल गुणित समय, ये पढ़ा था। न्यूटन का कहना है कि जो वेग है उसके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो क्या होता है, आज हम लोग उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि न्यूटन के नियम। न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए थे। न्यूटन ने क्या किया था? गति संबंधी नियम दिया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आइए समझते हैं इसको। यदि कोई वस्तु, पहला नियम जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। कितने नियम है भैया? 3 नियम है। प्रथम नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। गांव की भाषा में लोग कहते हैं कि एकदम जड़ हो गए हो, मतलब स्थिर हो गए हो। तो इन्होंने एक सिंपल सी भाषा में बात की थी कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसे कोई रोके ना। अगर आप किसी वस्तु को, मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु स्थिर है। स्थिर का मतलब है कि उस समय के अनुसार उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उसमें बदलाव होने का मतलब है स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझने की बात क्या है? स्थान परिवर्तन
नहीं हो रहा है, अर्थात वो स्थिर है। अगर समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो, समय के साथ स्थान परिवर्तित होता रहे, तो हम उसे कहेंगे कि वो इसमें वेग में है, यानी कि गति की अवस्था में है। किसकी अवस्था में है? गति की अवस्था में है। बात को समझिएगा। अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रही है और लगातार कर रही है, तो उसकी अवस्था गति की अवस्था कहलाएगी। अगर वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रही है, यानी कि बदल नहीं रही है, नहीं कर रही, तो वो स्थिर कहलाएगी। समय के साथ उसके अंदर कोई परिवर्तन, उसके स्थान में कोई परिवर्तन, जहाँ पे अभी रखी है कुछ देर बाद भी वहीं मिलेगी। लेकिन जब वो गति की अवस्था में होगी तो आप देखेंगे कि अभी वो यहाँ थी, फिर से देखेंगे तो कुछ और आगे बढ़ जाएगी और पीछे हट जाएगी, यानी कि उसका स्थान लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि किसी वस्तु को अगर वह स्थिर है तो उसमें तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, अथवा यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर नहीं होगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोका ना जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। लिख दिया जाए, लिख दे रहे हैं। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोका ना जाए, अथवा यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर गतिमान ना कर दिया जाए। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ वेलोसिटी, इसको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि कोई पिंड है तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। अगर उस पर कोई बल लगाया जाता है तो इस बल के कारण वह गति की अवस्था को प्राप्त कर लेगी। ये क्या थी भैया? पहले स्थिर थी। जैसे ही इस पर कोई बल लगाया, इसने v वेग प्राप्त कर लिया, v वेग प्राप्त कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा कि जैसे इसने v वेग प्राप्त किया, ये कहाँ पे जा रही है? गति की अवस्था में आ गई। अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएगी। तो इस पर जो बल लगा है उसके कारण क्या हो रही है? गति हो रही है। और जब गति हो रही है तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा? त्वरण उत्पन्न हो रहा है, एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है। इसी एक्सीलरेशन के कारण ये वेलोसिटी में आ गई। इसी एक्सीलरेशन के कारण क्या हो गई? इसी त्वरण के कारण ये वेलोसिटी में आ गई। तो यहाँ से उन्होंने एक चीज़ कही कि जो बल लगा है
ये बल किसके प्रोपोर्शनल है? बल प्रोपोर्शनल है मास के, और ये बल प्रोपोर्शनल है उसमें उत्पन्न एक्सीलरेशन के, या यूं कहें कि F प्रोपोर्शनल टू m एंड F प्रोपोर्शनल टू a। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या बनेगा भाई? F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए बन जाएगा। इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तीसरे नियम को देखते हैं। तीसरे नियम को देखते हैं, थोड़ा सा इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देता है कि 5 न्यूटन का बल लगाकर 2 किलोग्राम के पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न किया सकता है? कितना त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या बनेगा भाई? सर हमको पता है F बराबर m इंटू ए। F कितना दिया है? बल का मात्रक न्यूटन। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने मात्रक पढ़ लिया था। तो ये क्या है बेटा? F है 5 न्यूटन, 2 किलोग्राम ये मास है गुणित ए मार के भगाएगा तो 5 न्यूटन बटे 2 किलोग्राम, या यूं कहें तो 5 बटे 2 न्यूटन प्रति किलोग्राम, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। हमारा त्वरण हमको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को रोक रोक के लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, 3 किलोग्राम के पिंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? कितने बल की आवश्यकता होगी? बहुत ही सिंपल सवाल होता है, बस थोड़ा सा एक बार समझना होगा। भैया यहाँ पे क्या दिया है? पूछ क्या रहा है? बल दिया क्या है? यम और ए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या बनेगा भाई? यह पूछ रहा है, यम का मान क्या दिया है भैया? 3 किलोग्राम, और ए का मान दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको पता है यम बराबर यम गुणित ए, तो लिख देते हैं यम का मान 3 किलोग्राम, ए का मान 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टोटल आएगा 3 × 5 = 3 × 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को तो कहते हैं 15 न्यूटन। कितना बल लगाना पड़ेगा? 15 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।